हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दक्षिण कोरिया जो तकनीक के मामले में एक बड़ा देश माना जाता है, सैमसंग जैसी मल्टीनेशनल कंपनी भी इसी देश के अंतर्गत आती है, इसी देश की एक कंपनी है। ऐसे में इस देश ने एक नया कानून पारित किया है जिसमें एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों की कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है इसी पर बेस्ड रहेगा और आज का जो टॉपिक है वह है एंटी गूगल लॉ और इसके मायने। तो हम पहले डायमेंशन को देखेंगे ताकि आगे बात करें। इसमें अभी हम न्यूज़ को देखेंगे, न्यूज़ क्या कही गई है, पूरा मामला क्या है, क्यों यह कानून लाया गया, इस कानून में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं, एप्पल और गूगल की इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, इन्होंने क्या किया है या क्या उपाय अपनाए हैं, इस कानून के संबंध में कुछ बातें कही हैं। ऐसे में भारत की स्थिति क्या है इस संदर्भ में, इसका प्रभाव क्या होगा, निष्कर्ष क्या है, और एक सवाल जो आप मेंस के लेवल पर डील करेंगे। चूँकि यह विषय तकनीक से संबंधित है, पॉलिसीज से संबंधित है, इसलिए इसे हम जीएस के पेपर 2 और पेपर 3 के अंतर्गत कवर करेंगे। दोनों में ही किसी भी एंगल से सवाल बन सकता है। तो न्यूज़ है, टैकलिंग मोनोपोली साउथ कोरिया एंटी गूगल लॉ लाइकली टू सेट प्रीसीडेंट फॉर नेशंस। तो जो दक्षिण कोरिया का नया कानून उन्होंने लागू किया है उसे एंटी गूगल लॉ कहा गया है और यह अन्य देशों के लिए भी एक तरह से नज़ीर पेश करेगा। अन्य देशों के लिए कई तरह की अन्य गाइडलाइंस के तौर पर इसे अन्य देश अपना सकेंगे। यानी एक देश अगर कोई काम करता है तो उसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर तो पड़ता ही है। बात करते हैं हम इस कानून के बारे में। तो मामला क्या है, इन ऐप बिलिंग प्रक्रियाओं पर दक्षिण कोरिया ने कार्रवाई की है और इनका एक कानून था टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट, इसमें इन्होंने संशोधन किया है, इसे ही एंटी गूगल लॉ कहा गया है। यहाँ कुछ बातें हैं जैसे इन ऐप बिलिंग प्रक्रिया। इन ऐप बिलिंग प्रक्रिया क्या है, इसका संबंध गूगल प्ले स्टोर से है। अभी हम इसको विस्तार से बात करते हैं। गूगल और एप्पल पर दरअसल इनका जो ऐप स्टोर है उसमें पेमेंट सिस्टम को लेकर के एकाधिकार करने के आरोप लगाए गए हैं और ऐसे कुछ मामले सामने भी आए हैं। ऐसे बहुत सारे केस यूएस में, यूरोपियन यूनियन में, भारत में भी चल रहे हैं। इसी के तहत दक्षिण कोरिया ने एक कानून में संशोधन कर दिया है जो इनकी इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है और डेवलपर्स को ये लोग क्या करते थे कि बिल्ट इन पेमेंट सिस्टम का उपयोग करने के लिए बाध्य करते थे। डेवलपर्स क्या है भी हम बात करेंगे। ऐप मार्केटर्स को भी मोबाइल कंटेंट का रिव्यू करने और कंटेंट हटाने में बाधा बनते थे। देखिए, आप और हम सभी लोग आज के समय में एप्लीकेशन स्टोर या ऐप स्टोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन ऐप स्टोर को आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाला गूगल का प्ले स्टोर है, इसे गूगल प्ले स्टोर नाम से जाना जाता है और ये वाला एप्पल का स्टोर है, ऐप स्टोर, ठीक। तो किसी भी एप्लीकेशन से संबंधित जो स्टोर होता है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस मौजूद रहते हैं। एप्लीकेशन म्यूज़िक से संबंधित हो सकता है, गेम से संबंधित हो सकता है, किसी तरह के बुक्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। ऐप स्टोर में ही हमें बहुत सारे अन्य तरह के ऐप मिलते हैं, ठीक। तो एक ऐप स्टोर एक ऐसी जगह है किसी भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या अन्य सिस्टम में जहां पर एक जगह पर हमें तरह तरह के ऐप, तरह तरह की चीज़ों से संबंधित एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। ये जो ऐप स्टोर्स हैं इनका संचालन कौन करता है, जैसे गूगल का ऐप स्टोर या एप्पल का ऐप स्टोर, जाहिर सी बात है गूगल या एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ही इनका संचालन करती है। और एंड्रॉयड चूँकि गूगल का प्लेटफॉर्म है इसलिए एंड्रॉयड के तहत हमें प्ले स्टोर दिखाई पड़ता है जो गूगल का है, और iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का उसमें हमें एप्पल स्टोर देखने को मिलता है। अब बात करें डेवलपर्स की। तो डेवलपर्स दरअसल ऐसे लोग हैं जो इन एप्लीकेशंस को बनाते हैं, क्योंकि स्टोर इनका है ना कि उसमें मौजूद सारे ऐप्स इनके हैं। तो जो व्यक्ति इन ऐप्स को डिज़ाइन कर रहा है, जिस संस्था का वह ऐप है, उसे डेवलपर मान करके हम चलेंगे। तो एक डेवलपर ने यदि एक एप्लीकेशन को बनाया, उस ऐप के जरिए वो सुविधाएं दे रहा है, वो मान लीजिए सब्सक्रिप्शन दे रहा है गानों को लेकर के या किसी समाचार को लेकर के, कोई न्यूज़ को लेकर के सब्सक्रिप्शन है उसका, या उसकी कोई अन्य सुविधा है, उसने कुछ बिक्री किया कुछ भी चीज़ की। ऐसे में ये कंपनी क्या करेगी, ये स्टोर क्या करेगा, इन डेवलपर्स पर कुछ पेमेंट चार्ज करेगा, कुछ परसेंट का। जो चार्ज है वह भी एक अपने आप में समस्या है कि चार्ज इतना बड़ा है कि डेवलपर्स को जो आय होनी है, जो राजस्व होना है, उसका एक बड़ा हिस्सा ये लोग ले लेंगे। दूसरी चीज़ जो इस वक्त समस्या है वह है इनका बिल्ट इन पेमेंट सिस्टम।
बिल्ट इन पेमेंट सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो इन स्टोर्स का उपयोग करके ही आप पेमेंट कर सकें। यानी आप गूगल प्ले स्टोर पर गए, आपको इन्हीं का पेमेंट सिस्टम मिलेगा, आप उसमें जाकर के पेमेंट करेंगे, उसका भी जो चार्ज होगा ये ऐप लेंगे। ऐसे में एक एकाधिकार की स्थिति इस पूरे मामले में बनती हुई दिख रही है, जिसको लेकर के गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों के खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं। ये इस पूरे मामले की कहानी है। तो ऐसे में दक्षिण कोरिया ने क्या किया है, उन्होंने एक कानून बना दिया है जिसके तहत गूगल या एप्पल द्वारा जो इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, एक बड़ी बाध्यता लगाई जाती है डेवलपर्स के ऊपर, तो वे ऐसे प्रतिबंधों को अब अमान्य कर देंगे और जो डेवलपर्स हैं उन्हें इस तरह की जो मजबूरी है, जो बाध्यता है एक पेमेंट सिस्टम के तौर पर, उससे उन्हें छूट मिल जाएगी। यानी वे अब उन लिंक्स का उपयोग कर पाएंगे, यानी ऐसे लिंक्स प्रोवाइड करा सकेंगे जिसके तहत कोई उपयोगकर्ता यानी यूज़र जाकर के थर्ड पार्टी ऐप से भी पेमेंट कर सके। ऐसे में जो पेमेंट फीस ये लोग चार्ज करते थे उससे उन्हें बचत मिलेगी। ये एक बहुत ही बड़ा मामला है, जो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो साउथ कोरिया ने अपनाया है। इसका प्रभाव अभी बहुत सारे देशों पर पड़ेगा, भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, ऐसा हम आने वाले समय में देखेंगे। ठीक, तो एप्पल और गूगल की इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया थी? इन्होंने ऐप स्टोर को बनाए रखने के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बड़ा खर्च किया जाता है, ऐसा गूगल का कहना है। मतलब गूगल ये कहता है कि अगर हम ऐप्स पर जो डेवलपर्स हैं उन पर ये पेमेंट चार्ज करते हैं, शुल्क लगाते हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमें भी इस इतने बड़े एप्लीकेशन स्टोर को संभालने में एक बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है, उसका रखरखाव करना पड़ता है, उससे जुड़ी जो सुरक्षा चैलेंजेस हैं उनको देखना पड़ता है, इतने सारे उसमें ऐप्स मौजूद हैं। तो यह एक जो बड़ा खर्च है उसकी वजह से हमको राजस्व जुटाना पड़ेगा। अब एक और सवाल की हम बात करें, हम ऐप डेवलपर्स की बात कर रहे थे, इसमें एक बात ये भी समझ ले कि ऐप्स को डिज़ाइन करना या डेवलप करने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मेरी मिठाई की एक दुकान है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बिकें, मेरी तरह तरह की मिठाइयाँ मेरी दुकान में मौजूद हैं, उनकी जानकारी लोगों तक कैसे पहुँचे। मान लीजिए मैंने एक ऐप बनवा लिया, ठीक, किसी डेवलपर से, किसी अन्य कंपनी से, मेरी संस्था का ऐप है, मैंने उसमें सारी मिठाइयों की लिस्टिंग कर दी, उनके प्राइस डाल दिए, उनकी फ़ोटो लगा दी, और मैं चाहता हूं कि वह ऐप के ज़रिए जो मेरे ख़रीदार हैं, जो मेरी दुकान से सामान लेना चाहते हैं, उनको मैं डिलीवरी भी प्रोवाइड करूं। यानी मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं जिसके तहत मेरे दुकान की बिक्री बढ़ सके या मेरी जानकारी, चूँकि आज का युग तकनीकी युग है, उसमें बहुत ज़रूरी है हम हर तरह की जो भी कंपनी होगी, यदि उसका ऐप नहीं होगा तो उस कंपनी की रेपुटेशन ऑटोमेटिकली कम ही आंकी जाती है। ऐसे में उसका ऐप होगा जहां एक ही जगह पर उससे संबंधित सभी सुविधाएं वह देगा। तो ऐसे में ऐप्स डेवलप होना आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही ज़रूरी भी है कंपनीज के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। वेबसाइट्स बना ली, लेकिन ऐप्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से ऐप्स डेवलप होते हैं। तो ऐप जब डेवलप होते हैं तो ये बात यहाँ तक पहुँचती है और इस तरह की चुनौती आती है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर। इस कानून से यूज़र्स की गोपनीयता को खतरा है, ऐसा एप्पल ने कहा है। एप्पल ने ऐसा इस आधार पर कहा है कि जो भी गोपनीयता संबंधी मुद्दे हैं उनको इससे खतरा होगा, क्योंकि हम थर्ड पार्टीज़ को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ये एप्पल का कहना है। दोनों कंपनियों ने स्मॉल बिजनेसेस प्रोग्राम्स की घोषणा कर दी इस कानून के बाद, या फिर इस प्रतिक्रिया के बाद जो भी अन्य तरह के केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। तो अब जब ये स्मॉल डेवलपर्स प्रोग्राम लेकर के आ गए, एक अन्य लॉसूट वाले केस में एप्पल ने $100 मिलियन के भी एक फंड की घोषणा की। तो कुछ इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन बड़ी बात यह है कि रिस्पॉन्स तब देखने को मिला जब इनके ऊपर कई सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो $1 मिलियन से कम आय वाले डेवलपर्स को ये छूट भी देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और यूज़र्स को अन्य पेमेंट की जानकारी देने के लिए डेवलपर्स को डेटा उपयोग की अनुमति देंगे। यानी अब ये उस पूरी प्रक्रिया में कुछ ढील देने के लिए राजी दिख रहे हैं, जो एक तरह से बड़ा सिस्टम, बड़ा मोनोपोली के जरिए इन्होंने कर रखा था। हम भारत के ही बाज़ार को अगर देखें तो भारत में लगभग 95% से ज़्यादा गूगल का एकाधिकार है ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। भारत में और भी तरह की कंपनियां ग्रो नहीं हो रही हैं या इतना इकोसिस्टम उन्हें नहीं मिल पा रहा है। एकाधिकार की व्यवस्था हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होती है, वह किसी भी व्यवसाय में हो। ठीक, अब हम आगे बात करें भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत में भी
एप्पल के ऊपर और गूगल के ऊपर पिछले साल इस तरह के कुछ केस एप्पल के ऊपर हुए थे, गूगल के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है। तो कई सारे जो स्टार्टअप्स ऐप्स के थे उन्होंने गूगल जैसी एक बड़ी कंपनी के एकाधिकार के संबंध में CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने एक अपना शिकायती पत्र भेजा। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कि गूगल जैसी एक बड़ी कंपनी की मोनोपोली स्थापित होने से उन्हें बहुत ज़्यादा मार्केट में स्पेस नहीं मिल पा रहा है। CCI ने इसको लेकर के जांच बिठाई है और उन्होंने यह भी कहा है कि यह बात सही है कि यदि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो ऐसे में अन्य कंपनियों को आगे बढ़ने के मौके कम मिलेंगे और आने वाले एक लंबी अवधि में यानी दीर्घकालिक अवधि में यह स्थितियां चुनौतीपूर्ण होती जाएंगी या किसी भी मार्केट में ऐसी एकाधिकार पूर्ण व्यवस्था उस मार्केट में अन्य प्रतिस्पर्धियों को आगे बढ़ने से रोकती है और साथ ही उन कंपनीज को, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज को यह एकाधिकार मिलता है कि वे जितने रेट्स चाहें उतने तय कर सके, तो ये सही नहीं होगा। एप्पल की पॉलिसीज को लेकर भी CCI में शिकायत की गई। डेवलपर्स इन ऐप परचेस सिस्टम का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, ऐसी बात भारत के संदर्भ में भी बताई गई। एप्पल को लेकर के CCI ने जांच के आदेश दिए हैं और ऐसी ही कुछ शिकायतें गूगल के मामले में भी CCI के पास भेजी गई हैं। तो देखते हैं CCI इस मामले में क्या करता है। पहले भी गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल भी, इन चारों कंपनियों पर भी एकाधिकार जैसी बात को लेकर के अमेरिका में केस चल चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जब बड़े देश अब जाग करके इस तरह की कंपनियों के एकाधिकार को लेकर के सतर्क हो रहे हैं, ऐसे में भारत को भी ज़रूरत होगी ऐसे ही साउथ कोरिया जैसे नए कानूनों को देख करके भारत के संदर्भ में क्या किया जाए उसको अपनाने की। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या है? देखिए, अगर इस तरह के किसी मुद्दे का हमें प्रभाव समझना है तो उसके लिए पहले हमें यह भी समझना होगा कि वह मामला है कितना बड़ा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि यह जो ऐप स्टोर की ही अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़े राजस्व के स्रोत हैं। जैसे 2019 में प्ले स्टोर से गूगल ने 11.2 बिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त किया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसमें कितना कहाँ गया, कितना टैक्स दिया गया, कितना नहीं दिया गया, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। इसमें कितने छोटे उपभोक्ताओं से या छोटे यूज़र्स से या कितने छोटे डेवलपर्स से लिया गया, यह भी एक बड़ा इशू होगा। एप्पल स्टोर बताता है कि डेवलपर्स का 2020 में बिलिंग और बिक्री में 643 बिलियन डॉलर का योगदान था, तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक जो अन्य चुनौती भरा मामला है वह यह है कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ये डिवाइस में पहले से ही इंस्टॉल मिलते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह थर्ड पार्टी किसी ऐप स्टोर का उपयोग करे तो उसे कई तरह के मैलिशियस एप्लीकेशन होने के यहाँ पर मैसेजेस आते हैं एंड्रॉयड की तरफ से। अगर गूगल या एप्पल का स्टोर पहले से ही किसी मोबाइल में होगा तो कोई यूज़र क्यों चाहेगा कि वह किसी और ऐप स्टोर का उपयोग करे? ऐसे में वह तो यही चाहेगा कि जो मौजूद है पहले से कंपनी की तरफ से दिया हुआ है तो उसी का उपयोग करें। अन्य विकल्पों पर जाने में हालांकि संभावना हो सकती है कि कोई मैलिशियस या वायरस वाला सॉफ्टवेयर आ जाए हमारे पास या कोई वायरस वाला एप्लीकेशन आ जाए, तो ठीक है, ये बात सही है, लेकिन एक स्पर्धा के तौर पर हमें इतनी आज़ादी दी जानी चाहिए कि हम खुद से चुनाव कर सके एज ए उपयोगकर्ता। एक बहुत बड़े बाजार में प्रभुत्व होना। तो अब जो किया गया है, निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें, जो दक्षिण कोरिया ने नया कानून लाया है वह अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि अन्य देश भी इन सभी जो स्थितियां हैं उनको मॉनिटर करें और अपने देश के हिसाब से इस बात को समझें कि क्या क्या छूट दी जानी चाहिए, इन मोनोपोलीज में कितनी लगाम लगानी चाहिए। इस तरह से एक रेगुलेशन बनाने का प्रयास करना होगा। दक्षिण कोरिया इस मामले में एक पहला देश दिखाई पड़ता है जिसने कानून के तहत इस तरह के मुद्दों को विनियमित करने का प्रयास किया है। तो एक स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत होगी हमें पूरे विश्व के स्तर पर। यूजर्स के डेटा की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा। अगर एप्पल ने ऐसा कहा है तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल एकाधिकार का विनियमन यानी रेगुलेशन किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। डिजिटल एकाधिकार का मतलब डिजिटल मोनोपोली से है। एक समय बाज़ार में जब किसी भी कंपनी की मोनोपोली अगर स्थापित होती है तो वह कीमतों को नियंत्रित करता है और इसका सीधा प्रभाव अंत में उपभोक्ता पर ही आता है। ऐसे में मोनोपोलीज पर नियंत्रण किया जाना अपने आप में बेहद ज़रूरी है। तो यह था इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन। अब हम आज का सवाल देखते हैं।
सवाल है, दक्षिण कोरिया के एंटी गूगल लॉ को ध्यान में रखते हुए डिजिटल एकाधिकार के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो एंटी गूगल लॉ के बारे में बता दीजिएगा कि यह कानून क्यों लाया गया, और एकाधिकार के जो मुद्दे हैं उसमें खास तौर से इस वक्त गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं, तो ये क्यों समस्या उत्पन्न करेंगे, इस आधार पर इस उत्तर को आप फ्रेम कीजिए। तो ये था आज का ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।